गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप सबका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं। आप हमारा गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं पंजाब किसी टीवी पर। आदित्य पंडित जी, वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सब लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इंजीनियर साई हिमाचल ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पवन जी, सुदेश भाटिया जी, राजन्य महेंद्र सिंह जी, विद्यासागर डोगरा जी, सला शास्त्री जी गुड मॉर्निंग, मीना शर्मा जी नमस्ते, राजन्य महेंद्र जी नमस्कार, सुभाष भारद्वाज जी गुड मॉर्निंग, मुनीश पटेल राजपूत जी नमस्ते, पंडित लतेश कश्यप जी, राजेश गंगोत्रा जी, यशपाल राव जी, कृताक्षी, सुधीर शर्मा, दिनेश कुमार, धर्मपाल, सबको नमस्कार। गोविंद सिंह पठानिया जी नमस्कार, राजेश गंगोत्रा जी, रंजीत सिंह जी, सुप्रिया शांडिल, रत्नी शर्मा, आचार्य अमन शर्मा, सूरज मोहनी राजपूत, सुधीर शर्मा, पीसी ठाकुर, विजय वर्मा जी गुड मॉर्निंग, दिनेश टंडन जी नमस्कार, कमलकांत जी नमस्ते, चंद्रशेखर जी नमस्कार, रामकृष्ण जी नमस्ते, प्रदीप कुमार जी हाउ आर यू, मोहन ठाकुर जी, करनैल सिंह जी, मीना देवी जी, प्रिया शर्मा जी, संजय ठाकुर राजपूत जी नमस्कार, प्रदीप कुमार जी, सुधीर शर्मा जी, हरीश चौधरी जी, पवन भारद्वाज जी, रविंद्र कुमार जी, सबका स्वागत है जी बहुत बहुत। और खबरें शुरू करते हैं। आज की मुख्य खबरें जो है हमारे पास ये है कि एक तो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और ये खुशखबरी क्या है इसका तफसील से हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा आज सीबीएसई की जो 13 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी एक फार्मूला बनाने के लिए कि किस तरह से बच्चों को जो प्रमोट किए गए हैं 12th वाले उनको नंबरिंग दी जाएगी, उनकी जो रिजल्ट है वो कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे उनको मार्क्स दिए जाएंगे। आज वो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है। 30-30-40 का फार्मूला है, क्या है ये, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के शिमला मंथन का आज आखिरी दिन है और ये इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज ही तय होगा कि किसके हिस्से विष आया है और किसके हिस्से अमृत आया है। लेकिन बीजेपी फिलहाल अमृत ढूंढने के चक्कर में है वहां पे, और टीम इंडिया के लिए भी आज क़यामत की रात है। क्यों, इसकी भी चर्चा करेंगे। एक साथ तमाम खबरों को लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड की। देश में कोविड के क्या हालात हैं इसकी चर्चा जरूरी है। लगातार केसेस कम हो रहे हैं, हालांकि पिछले 2 दिन से हल्का सा उनमें उछाल है, केसेस में हल्का सा बढ़ोतरी है, ज्यादा नहीं है। ये इस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्की सी है। बुधवार को जो 24 घंटे खत्म हुए उसमें तीसरे दिन लगातार ऐसा देखा गया कि मामले कुछ हजार बढ़े हैं। कुछ हजार बोले तो 2 या 3 हजार की बढ़ोतरी है। 67,256 मामले कल आए हैं और 2329 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो इससे लगभग 2 गुना है। 1,03,853 लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले 14 जून को 60,000 केसेज आए थे और 15 जून को 62,214 मामले आए थे, यानी आज 67, तो आज 5,000 बढ़ गए। पिछले कल 2,000 केसेस बढ़े थे। केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन ये वही बात है कि इनको ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। ये ऐसा इसलिए शायद हो रहा है क्योंकि ढील सब जगह आ रही है और उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो। तो ढील के रिजल्ट जो है थोड़े से चिंता में डालने वाले हैं, और ये रिजल्ट आगे बढ़ जाए और मामला बढ़ जाए तो दिक्कत है। हम लोग चले गए थे 60,000 के आसपास को, लेकिन अभी क्या है कि पिछले 3 दिन से केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 जून को 60,000 केस आए थे, 15 जून को 62,214 केस आए थे, और पिछले कल जो खत्म हुआ 16 जून का जो 24 घंटे का टाइम खत्म हुआ उसमें 67,256 मामले आए हुए हैं। इस समय इलाज बीते 24 घंटे में एक्टिव केसेस में जो कमी है वो 38,950 की आई है, और अभी इस समय देश में 8,21,000 लोग जो हैं अभी एक्टिव हैं, एक्टिव केसेस हैं, उनका इलाज हो रहा है। कुल मिला के अब तक देश में 2,96,00,000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, 2,84,00,000 रिकवर हो चुके हैं। कुल मौतें जो हैं वो 3,81,000 हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी 1,99,407 लोग टोटल पॉजिटिव आ चुके हैं। पिछले कल 218 लोग पॉजिटिव आए थे, और 22 मार्च के बाद ये सबसे कम आंकड़ा था। 22 मार्च को 230 केसेज हमारे पास आए थे। हालांकि उस दिन हमारे पास 1495 एक्टिव केसेज थे, लेकिन कल 22 मार्च के बाद केसेज जरूर कम आए एक दिन के भीतर, ये 218 आए, लेकिन एक्टिव केसेज की संख्या बीते कल 9:30 बजे 3733 थी, 3,733 थी। इस लिहाज से जो है थोड़ी चिंता अभी भी होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल जैसे
छोटे से प्रदेश के लिए 3000 केसेस भी ज़्यादा है। जब तक ये संख्या 1000 से नीचे नहीं आ जाती, हम लोगों को राहत की सांस लेना चाहिए। और राहत की सांस लेने का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो सांस है वो मास्क उतार के लेना शुरू कर दें, वो भी पब्लिक में है। ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है। तो अभी आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, और हाथ धोते रहिए समय समय पर। यही आपका सबसे बड़ा मंत्र है। इसके अलावा जिसको वैक्सीन लग गई है वो भी इसका पालन करे, और जिसको नहीं लगी है वो वैक्सीन भी लगवाए, लेकिन साथ में इन नियमों का पालन भी करे। ये देखिए, वैक्सीन अपनी जगह है, लेकिन इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग इसलिए संक्रमण का शिकार हो जा रहे हैं क्योंकि अभी सारे के सारे वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। पूरे देश में बड़े पैमाने पर यह अभियान चला हुआ है। अमेरिका से ज्यादा डोजेज हमारे यहाँ लग चुकी हैं, लेकिन अमेरिका की जनसंख्या कम है और हमारी जनसंख्या ज्यादा है। अभी तक देश में 26,19,72,014 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, और पिछले 24 घंटे में 28,04,58 लोगों को वैक्सीन का टीका लगा है। लेकिन इसमें जो चिंता की बात हुई है कि 26 करोड़ में से 21,26,81,921 लोग जो हैं उनको अभी पहली डोज लगी है, और दूसरी डोज वाले सिर्फ 4,92,90,93 लोग हैं। यानी लगभग सिर्फ 5 करोड़ लोगों को दूसरी खुराक लगी है। पिछले 24 घंटे में पहली खुराक लेने वाले आदमी जो थे 24,02,842 थे, और दूसरी खुराक लेने वाले जो है 3,97,616 लोग थे। और ये शायद इसलिए भी हो रहा है अब जो दूसरी खुराक का आंकड़ा है, क्योंकि टाइम गैप जो है बढ़ गया। टाइम गैप बढ़ गया। पहले 28 दिन का था जब डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी थी वैक्सीन, तब जो है ये टाइम गैप 28 दिन का था, फिर बीच में 42 का हो गया, अब इसको 84 दिन कर दिया गया। शायद इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने ये ताकीद की है कि जो लोग अपना टाइम शेड्यूल पूरा कर चुके हैं, जैसे 12 से 16 हफ्ते का टाइम है, अगर 12 हफ्ते हो गए तो जरूरी नहीं कि 16 हफ्ते का आपने इंतजार करना है, आप लगवा लें, ताकि भीड़ का भी जो है वो मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी। जो क्राउड मैनेजमेंट है वो भी जरूरी है। जिनका सेकंड डोज ड्यू हो गया है वो बिना समय गंवाए सेकंड डोज लगवा लें, ये केंद्र सरकार ने भी ताकीद दिया। और ये भी सब राज्यों को कहा गया है कि जिनकी सेकंड डोज है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी लाइन लगी हुई है, वहां पे 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग सेकंड डोज वाले हैं, तो पहले उनको लगेगी, बाकी 8 जो फर्स्ट डोज वाले हैं उनको बाद में लगेगी। तो ये इस तरह से मामला चल रहा है। और अभी जो है धीरे धीरे मामला सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अभी जो सक्रिय मरीज हैं वो 8 लाख से कम आ गए हैं, तो ये अच्छी बात है। कम नहीं आया, 8,21,000 अभी 9 से कम आ गया, 8.5 से नीचे चले गया मामला ये। तो 8,21,000 इसमें एक्टिव केसेस हैं, तो धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। 12वीं के रिजल्ट पर आज कोई फैसला हो सकता है कि किस तरह से फॉर्मूला जो है कौन सा अपनाना है कौन सा नहीं। इसको लेकर आज जो सीबीएसई की टीम है, जिसमें 13 मेंबर्स की जो टीम बनाई गई थी कि आप फार्मूला ढूंढिए, उसने जो अलग अलग फार्मूले बनाए हैं वो आज पेश किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक जो सबसे जो चर्चित फार्मूला है वो ये है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबरों का जो है इन्होंने अंकेक्षण के लिए इसको चुना है। 10वीं के 30%, 11वीं के 30% और 40% जो है 12वीं के जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह होगी उसको जो है मिला के 40% उसको दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये 100 नंबर पूरे किए जाएंगे। अभी देखना है क्या नहीं है। और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले जो प्री बोर्ड जहां हुए हैं उनका जो है उनको 40% वहां से लिया जाएगा। 40% मार्किंग उसके आधार पर होगी, 30% 10वीं और 11वीं के आधार पर होगी। ये फार्मूला माना जा रहा है कि इसको मान लिया जाएगा। ये कमेटी 17 जून को यानी आज जो है अपना सुप्रीम कोर्ट में अपना ये फार्मूला रखेगी। इस फार्मूले से अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ तो इसको मान लिया जाएगा, नहीं हुआ इसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो फिर उसको लिया जाएगा। तो ये भी आज एक बड़ा दिन है। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आपने पहली डोज भी लगा ली है तो आप मान के चलिए इस समय का जो सबसे खतरनाक वेरिएंट सामने आ रहा है, जिसके देश में लगातार केसेस मिल रहे हैं, और हालांकि इक्का दुक्का है लेकिन चिंता का विषय है, वह डेल्टा प्लस, डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों। डेल्टा ने अगला रूप बदल लिया, डेल्टा प्लस भी हो गया। डेल्टा प्लस के भी हमारे पास 10 केसेस आ चुके हैं देश में, डेल्टा के केसेस ज्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि कोविशील्ड जो है वो डेल्टा के वेरिएंट पे प्रभावी है, और प्रभावी कितनी है, फर्स्ट डिवीजन में प्रभावी है। 60% से ऊपर जो है इसका असर है। भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीक के जो तकनीकी सलाहकार समूह है उसके हेड डॉक्टर NK अरोड़ा ने ये कहा है कि कोविशील्ड टीके की खुराक के अंतराल की समीक्षा की जाएगी। पहली बात कि इसको अब कम करना है या ज्यादा करना है, तो ये मुझे लगता है कि कम होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी इस वक्त की जो बड़ी बात है कि
कोविशील्ड की पहली डोज कोविड के डेल्टा वेरिएंट पर 61% प्रभावी है, यानी उसको 61% उसको तुरंत प्रभाव से रोक देगी, उसका प्रभाव नहीं होने देगी। जो छोटा मोटा प्रभाव होगा उसको देख लेंगे। और अगर 2 डोजेज आपको लगी हैं तो ये इसकी जो एफिकेसी है वो 65% हो जाती है डेल्टा के खिलाफ। तो ये डेल्टा को लेकर काफी चिंता है, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी। तो उस लिहाज से कोविशील्ड को लेकर ये जो खुलासा हुआ है ये अपने आप में अहम है, क्योंकि अभी बाकी जितने भी देशों की जो वैक्सीन है उसको लेकर इस तरह का कोई खुलासा नहीं आया है कि डेल्टा वेरिएंट पर उनका क्या असर है। लेकिन कोविशील्ड को लेकर आ गया है, और ये खुलासा जो है कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने नहीं किया। वो कंपनियां सारी कहती है कि हमारी जो है सबसे बेस्ट चीज है, और वो पुरानी कहावतों के भी आप देख लीजिए, कुम्हार कहता है कि मेरा घड़ा सबसे बेस्ट है। हर आदमी कहता है कि उसका जो काम है वो बेस्ट है, वो निश्चित तौर से उसको लगता है कि उसी का बेस्ट है। लेकिन ये जो घोषणा है ये सरकार के जो राष्ट्रीय टीकाकरण की जो के ऊपर जो तकनीकी समूह बनाया गया है उसके हेड की है। तो ये माना जाता है कि उस समूह की ये घोषणा है, उस समूह की ऑब्जर्वेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इस बात पर अब चर्चा चल रही है कि इसका जो 84 डेज का पीरियड है उसका क्या करना है, उसको कम करना है, ज्यादा करना है। तो उसमें उन्होंने कहा कि लचीला रुख है। 84 डेज जो है इंग्लैंड में हमारे से पहले, भारत से पहले रख लिया गया, और वहां 84 डेज के ही गैप के बाद कोविशील्ड का दूसरा टीका लग रहा है। भारत में हालांकि जो फॉरेन जाने वाले हैं जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है उनको 28 डेज के बाद टीका लगवाने की अनुमति 3-4 दिन पहले से ही सरकार ने दे दी है। और हिमाचल सरकार ने भी ये घोषणा कर दी है कि अगर कोई व्यक्ति पहली डोज लगवा चुका है, उसको 28 दिन हो गए हैं और उसका विदेश का कोई जाना का कार्यक्रम तय है, वहां कोई पढ़ाई करता है या नौकरी करता है, उसको वहां जाना है, तो वो अपनी सेकंड डोज लगवा ले। उसको कोई 84 डेज वाले प्रोटोकॉल से बाहर रखा गया। तो ये परिवर्तनशील है, और इसमें परिवर्तन और भी उसके पहले 28 दिन आया था, फिर परिवर्तन हुआ 42 का, फिर परिवर्तन 84 का, अब पता लगा कि परिवर्तन होकर 50 आ गया या 42 आ गया या फिर से 28 आ गया, ये देखना होगा। लेकिन जिसको जहां वैक्सीन मिलती है वो वैक्सीनेट अपने आप को करवा ले। फर्स्ट डोज भी 60% से ऊपर की प्रभावी है, सेकंड डोज आपको और एक तरफ से बूस्ट करती है। वैसे बूस्टर डोज का कंसेप्ट भी डिस्कशन में है, कब आएगा कब नहीं होगा या नहीं होगा देखना होगा, क्योंकि हमारे देश में तो अभी 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है उनको वैक्सीनेट होना है। अभी कितने हुए हैं मैंने आपको बताया, 26,19,72,014 लोग अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो ये है मामला। अब बात है दूसरी खबरों की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पिछले 2 दिन से मंथन कर रही है, आज तीसरा दिन है। 15, 16 और 17 को शिमला में एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। हालांकि इस समीक्षा का बहाना यह था कि जो सेवा ही संगठन नाम से अभियान चलाया गया था उसके दौरान देखा जाएगा कि कोविड काल में लोगों ने कितनी सेवा करी, बीजेपी ने कितनी सेवा करी लोगों की, और उसके क्या प्रभाव है, कहाँ कमियां रह गई और तीसरी लहर में क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर जो है संगठनात्मक स्तर पे था। हालांकि इस तरह की जो चिंतन है, इस तरह की समीक्षा है वो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सारा मामला इसमें सरकार के अधीन ज्यादा होता है। लेकिन इस बहाने बीजेपी ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल जो चुनाव होने विधानसभा के उनकी शुरू कर दी है, और अभी जो आने हैं 2 विधानसभा के उपचुनाव और एक मंडी का, उसको लेकर शुरू जो है तैयारी शुरू कर दी है। कोटखाई को लेकर जो है जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव की, वो दी गई है। प्रभारी बनाया गया सुरेश भारद्वाज को, उनके साथ सह प्रभारी हैं सुखराम चौधरी और राजीव सहजल, तीनों जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और समन्वयक वहां बिंदल को बनाया गया। जबकि फतेहपुर में प्रभारी बनाया गया उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर को, और उनको जो सीनियर है बेसिकली राजनीति में राकेश पठानिया, उनको बनाया गया वहां सह प्रभारी, और सत्ती को बनाया गया, सतपाल सत्ती जो पुराने अध्यक्ष थे, उनको बनाया गया समन्वय। मंडी में सरकार के नंबर 2 के जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उनको मंडी संसदीय सचिव सीट का जो है प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ गोविंद सिंह ठाकुर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मनाली से हैं, उनको सह प्रभारी बनाया गया, और राकेश जम्वाल को बनाया गया। इन तीनों के ही नाम इस बात पे भी उछले थे कि शायद उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तस्वीर साफ हो गई है कि फिर चुनाव कोई और लड़ेगा। कौन लड़ेगा, कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला लगभग कोर कमेटी में हो गया है, लेकिन उसको अभी बाहर नहीं किया गया है। ये माना जा रहा है कि टिकट फाइनल हो गए हैं, लेकिन जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, उसको पालन किया जाएगा, और वही कि मंडल से नाम आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और कोई बोलेगा कि ऊपर से जुड़वा लेगा, जैसे महेश्वर सिंह ने ऊपर से जुड़वा लिया था पिछली बार, उसको महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। अब जब पिछली बार टिकट मिला था तो सिटिंग सांसद थे रामस्वरूप शर्मा जी, टिकट उनको मिला, लेकिन जो यहां से एक ही नाम गया था, लेकिन महेश्वर सिंह ने दिल्ली से अपना नाम उसमें डलवाया था। महेश्वर सिंह जानते थे कि उनको टिकट नहीं मिलेगी, उनको मालूम था कि टिकट जो है वो फाइनल हो चुकी है कि सिटिंग सांसद को ही मिलेगी, रामस्वरूप शर्मा को मिलेगी। लेकिन महेश्वर सिंह का वो मूव जो है कईयों को चकित कर गया था। इसने ये बता दिया था कि महेश्वर सिंह की दिल्ली दरबार में पैठ है। पैनल में नाम होने का मतलब आपका बायोडाटा जो है वो अपडेट रहता है।
अब वो उस अपडेशन का अभी असर देखना होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कई चीजें चल रही हैं पर्दे के पीछे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगभग मोटा मोटी कुछ मामलों में सहमति बन गई है। मंडी वाला मामला मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया गया, ज्यादा पचड़ेबाजी भी वहीं पे है। लेकिन ये जो दिग्गज आप में प्रभारी से प्रभारी लगा दी ना, अगर अपने जूनियर और सीनियर पन को लेकर उलझ गए तो फिर तो धींगा मुश्ती होगी जी पूरी तरह से। फिर कितना कमल खिलता है कितना नहीं खिलता है ये देखना होगा। लेकिन इस बहाने बीजेपी को जो है इस चीज का ख्याल है पूरी तरह से कि 2022 का जो मामला है वो नहीं गड़बड़ाना चाहिए। देखिए, सत्ता में रहते हुए सरकारों के उपचुनाव, ऐसा नहीं है कि उपचुनाव कभी सरकारें हारी हैं, लेकिन सामान्य जो एक अवधारणा रहती है वो रहती है कि सरकारें जीत जाती है। हालांकि पिछला जो लास्ट उपचुनाव हुआ था वो हुआ था, आपको याद होगा, मेवा में, भोरंज जिसको कहते हैं, भोरंज में, और वहां पिछली सरकार हार गई थी। और उसके बाद अगला जो मेन चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उसमें भी वो बाहर गई थी। पहले जो उपचुनाव हारी और फिर बाहर जाने की बारी। तो इसलिए सरकार को रिस्क नहीं लेना चाहती कि ऐसा कोई फॉर्मेट, ऐसा कोई संदेश जनता में चला जाए कि गई वाला। तो पिछली बार चला गया था ये, इसलिए चली गई थी वो सरकार। तो ये इन चीजों को भी देखना होगा। अगर नेता आपस में लड़ेंगे तो नुकसान पार्टी का ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं। और अब बात कर लेते हैं आज अहम दिन है उस लिहाज से बीजेपी का, और आज मोर्चों की बैठकें हैं। पहले दिन कोर कमेटी की बैठक हुई और जिसमें उसके बाद फिर जो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं वो भी मिले। कल विशेष रूप से जो था मामला ये था कि जो विधायक और जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था और हार गए थे उन लोगों को जो है बुलाया गया था। तो उसके बाद जो है ये आज मोर्चों और प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। 3 दिन का इसलिए करना पड़ा कि सबको इकट्ठे बुलाते तो रश हो जाता, तो रैली से भी रेला हो जाता। अभी भी रैली के बराबर रश तो होगा ही, कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है वो बहुत ज़्यादा है अभी भी। लेकिन चलिए, जो है जैसे ही समृद्ध को दोष नहीं गुसाई। आप लोगों के घर में शादी है तो आपसे लिस्ट मांगी जाती है कि कौन 20 लोग आएंगे, लेकिन सियासी पार्टियों के अगर प्रदर्शन हो तो ना कोई लिस्ट पूछता है, ना कोई ये पूछता है कि जब भाई साहब बैन लगा हुआ तो आप कैसे कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी साइकिल रैली निकाली, तब भी राज्य में शादी और मृत्यु से संबंधित समारोहों को छोड़कर बाकी तमाम समारोहों पे बैन था, लेकिन वो हुए। कांग्रेस की रैली हुई, मीडिया ने भी कवर की। और अभी उसके बाद बीजेपी का 3 दिन का मंथन है। कायदे से इस तरह के समारोहों पे रोक है, लेकिन कायदा तो आपके लिए है, कायदा मेरे लिए है। जिन्होंने बनाया उनके लिए थोड़ा कायदा होता है, वो तो कायदे से ऊपर होते हैं, तभी तो कायदा बनाते हैं। तो ये चलता है। आज अब बात करते हैं अगली खबर की। आज बीजेपी का तो अहम दिन है ही, क्योंकि समारोह का जो संपन्न जब होता है, समारोह होता है समारोह का, तो उसमें से कई चीजें आती हैं, निष्कर्ष निकल के आते हैं। तो देखना होगा कोई संकल्प पत्र लिया जाता है या नहीं लिया जाता, वो देखना होगा। लेकिन आज उनके लिए इंपॉर्टेंट दिन है। और रात जो है आज की, वो टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल से इंग्लैंड में WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ। दोनों टीमें घोषित हो चुकी हैं और प्रोटोकॉल के तहत 15-15 लोगों का जो दल है उसको घोषित किया गया है। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज उमेश यादव, मोहम्मद शमी और बल्लेबाज हनुमा तिवारी की वापसी हुई है। तो न्यूजीलैंड के लिए राहत की बात यह है कि कप्तान केन विलियम जो है वो चोट से उबर चुके हैं और वह अपनी टीम की कमान जो है इस ऐतिहासिक फाइनल में संभालेंगे। कमर की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर रहे बीजे बॉटलिंग भी टीम में शामिल कर लिए गए हैं। तो भारत की ओर से जो ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया गया। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैलेंस बनाने की काफी कोशिश की है। दोनों जो टीमें हैं उसमें विराट कोहली कप्तान भारत के, शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपनर, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, रिद्धिमान साहा, उमेश यादव, हनुमा तिवारी। ये 15 का स्क्वाड है। लास्ट 12 क्या होता है ये कल ही पता चलेगा। और न्यूजीलैंड की टीम में केन विलियम्स कैप्टन है, टॉम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, डोवेन कॉनवे, कॉलिन ग्रैंडहोम, मैट हेनरी, काइल जेमसन, टॉम लाथम, हेनरी निकोल्स, एजाज पटेल, टिम साउदी, रोज टेलर, नील वैगनर, बीजे बॉटलिंग और विलियम। किन को मौका मिलता है 12 लोगों को ये कल ही पता लगेगा। लेकिन दिलचस्प है, ध्यान रहेगा उसमें, आप भी देखिएगा, ये दिलचस्प है। टेस्ट की बादशाहत जो है वो डिसाइड होगी अगले 5 दिनों में। तो ये पहले लॉर्ड्स में होना था, कोविड की वजह से इसको साउथहैम्पटन में कर दिया गया है, जहां थोड़ी भीड़ कम रहती है। लेकिन वर्चुअली आप लोग इससे जुड़ेंगे और आप इसका आनंद लेंगे, ये हम मानते हैं। और हम ये भी कामना करते हैं ईश्वर से कि टीम इंडिया ही जीते।
टीम इंडिया ही जीते। बाकी तो जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, लेकिन हम ये भी कामना करते हैं कि टीम इंडिया ही जीते, टीम इंडिया ही अच्छा खेले, दूसरों से विरोधी टीम से अच्छा खेले और जीते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। रात को 9:30 बजे भी मुलाकात होगी। कल तो इस मैच को लेकर मुलाकात होगी, रात को 9:30 बजे भी मुलाकात होगी। दिन भर खबरों के माध्यम से जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।